तालिबानी आरएसएस और बीजेपी से छुटकारा मिल जाता। बीजेपी से हमारी एक ही थी कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते, ये हमारे पसंद नहीं था। बार बार कांग्रेस को चेता रहे थे, किसानों की कमाई आपने खाई है, मजदूरों की कमाई आपने खाई है और दलितों की कमाई आपने खाई है। आपका कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कोई जमीन पे बता दो दे कि मुख्यमंत्री दो बाप और बेटा दोनों मुख्यमंत्री एक सपने ले रहे थे। उधर दलित महिला को, उस महिला के बारे में वो खाप के चौधरियां गालियां दे रहे हैं। क्या राहुल गांधी को दिखाई नहीं दिया? शैलजा का अपमान और बाप बेटा मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, ये नुकसान हुआ कांग्रेस को। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। हरियाणा चुनाव के परिणाम आए हुए लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। नायब सिंह सैनी दोबारा वहां मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस जो कि इस विश्वास में थी कि वहां सरकार जो है बनाने जा रही है, वो कैसे वहां पस्त हो गई, उसके क्या कारण हैं। कई लोग कह रहे हैं कि वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तह तक इस बात को बताने के लिए तैयार हैं कि क्या कारण रहे जिससे कांग्रेस इस बार जो है वहाँ कांग्रेस की हवा थी, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाई। हमारे साथ हैं रामफल जांगड़ा जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो जांगड़ा जी, आप इस रिज़ल्ट को कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से हरियाणा में चुनाव हुए और चुनाव के पहले यह पूरी तरह से सभी मीडिया चैनलों पे दिखाया गया कि कांग्रेस वहाँ सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट कुछ और हुआ। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने ईवीएम पे जो है ठीकरा फोड़ा। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या सच में कांग्रेस ये जो ईवीएम का बहाना बना रही वो सही है? क्योंकि कश्मीर में जो चुनाव हुए वहाँ तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन गई। क्या कहेंगे आप? देखिए, हरियाणा में एक तो किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं है। सीधा हम बताएं कि लोकसभा चुनाव जैसे था जी, तो लोकसभा चुनाव में ही जो मूल जो पिछड़ा वर्ग है, हाँ, उनकी एक बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी कि लंबे समय तक राजनीतिक दौर देखा है और उस दौर के अंदर उनको कोई भागीदारी नहीं मिली। और इसी दौर के अंदर राहुल गांधी ने एक सामाजिक न्याय यात्रा निकाली, तो जो हम जैसे लोग थे उनको भी एक महत्वाकांक्षा जगी कि हमारा दादा था, हमारा परदादा था, हमारे बाप थे और हम भी 55 साल की 52 साल की उम्र में जब खड़ा हो तो उम्र ढल चुकी है। तो एक महत्वाकांक्षा थी कि भाई कहीं ना कहीं राजनीतिक हिस्सेदारी की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। लोकसभा में हमने इस बात को पकड़ लिया और हम हर मौके पे आकर के ये सवाल करने लगे थे कि सामाजिक न्याय को जमीन पे उतारा जाए। 3 लोकसभा टिकटें कांग्रेस पार्टी मूल अति पिछड़ों को दे, और क्यों दे? अगर वो नहीं देगी तो बीजेपी सत्ता में आएगी, क्योंकि बीजेपी का एक एजेंडा है, साफ सुथरा एजेंडा है। उनको कोई किंतु परंतु उनका भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जाट नॉन जाट की राजनीति करिए और सत्ता में रहिए, क्योंकि लंबे समय से जब चाहे वो भजनलाल हो, जाट है भजनलाल भी, कहने को बिश्नोई है, देवीलाल है, चौटाला है, ओम प्रकाश है, बंशीलाल है, और एक बार भगवत दयाल शर्मा बने थे। वो स्टार्टिंग की बातें लोग भूल गए हैं, जैन में भी नहीं आज वो चीज़ें। तो इतना समय जब उनको रहा तो महत्वाकांक्षा थी कि भाई हम भी एमपी बन सकते हैं। हम लगातार राहुल गांधी के सामने, तमाम नेताओं के सामने अपनी बात कहते रहे कि कम से कम 3 लोकसभा। इन्होंने चलो जैसे तैसे मर पड़ कर करें 1 लोकसभा गुड़गांव दी, लेट लपाट दी, और उसमें भी हम बहुत कम मार्जिन से। जब आप डिसीजन लेने में कोई गलती करते हो तो जनता एकदम से वोट नहीं देती है, और हमने इस बात का पहले पता भी नहीं था। हमारा था कि हिसार लोकसभा हमको देंगे, क्योंकि हिसार और सिरसा ऐसी लोकसभा है, सिरसा रिजर्व है तो उसके साथ हिसार है। तो वहाँ पे जो मूल पिछड़ा वर्ग है, कमार है, नाई है, ये ऐसी जो जातियाँ हैं, ये तो वहाँ जमीन भी है और मानसिक और आर्थिक रूप से भी मजबूत है। तो हम सोचते लोकसभा हमारे को वहाँ मिलेगी। इन्होंने गुड़गांव दिया, और गुड़गांव में हमारे साथ है ये हुआ कि भाई चलो टिकट मिल गई, हार गई कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं विधानसभा में। विधानसभा के अंदर हमने राहुल गांधी से, दीपेंद्र हुड्डा से और भूपेंद्र हुड्डा से बिल्कुल जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे हमारी बात हुई कि 16 टिकटें अगर
मूल पिछड़े वर्ग को अगर आप नहीं दोगे तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। यही दीपेंद्र हुड्डा के बिल्कुल साफ कही, और उसने गाड़ी रोकी और कहा कि लोकसभा में आपने जिता दिया। हमने कहा लोकसभा तो हम नहीं जिता पाए, लेकिन टिकाऊ और जिताऊ कैंडिडेट की जो बात कर रहे हो ना, वो मूल पिछड़ा वर्ग हो सकता है। एससी का वोट भी 2 जगह जा चुका है, क्योंकि जो अति पिछड़ा एससी है वो सीधा सीधा बीजेपी को वोट कर रहा है, और जो दूसरा एससी है वो 2 जगह बटा हुआ है। अच्छा, क्या आप उस कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं क्या, जो हाँ, 1 अगस्त को आया था, बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल। कि उपवर्गीकरण किया गया, हाँ, और कहा गया कोर्ट के द्वारा कि कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका विकास नहीं हुआ है, उनको ज्यादा आरक्षण दिया जाएगा। तो क्या वो वर्ग कांग्रेस को छोड़ के भाजपा के पास चला गया, बिल्कुल, जिनको ज्यादा आरक्षण देने की बात कोर्ट कह रहा था? बिल्कुल, वो चला गया ना, वो भी शिफ्ट बीजेपी में हो गया। अब कितना बचा? जो थोड़ा सा वोट था, वो वोट चाहे वो चंद्रशेखर के साथ लगा लो, चाहे वो बीएसपी के साथ लगा लो, चाहे उनका अपना एक जमीर जिंदा है, वो अपने सेल पे रहे। 75% वोट जो है वो बीजेपी ने एक तरफा ले लिया। दूसरा, मूल अति पिछड़े का 4 टिकटें बीजेपी दे रही है, उतने ही वो कांग्रेस दे रही है। तो हमारे लोगों ने सोचा कि जो सरपंची के अंदर 550 सरपंच बनते हैं हरियाणा के अंदर, इससे पहले कांग्रेस की सत्ता रही, तो हमारा एक भी सरपंच नहीं बना करता। कहीं कोई अच्छा कोई गैदरिंग होगी या कोई सामाजिक थोड़ा वजूद है तो बन गया। जैसे बीजेपी ने सरपंची में और ब्लॉक समिति में हमारे को रिजर्वेशन दिया, उसी दिन ये हमारे को स्पष्ट पता चल गया था कि अब हम समाज जो है वो सारा बीजेपी की तरफ जाएगा। लेकिन बीजेपी से हमारी एक ही थी कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते, ये हमारे पसंद नहीं था। इसलिए हम बार बार कांग्रेस को चेता रहे थे, और ये बात मांग थी हमारी 16 टिकटों की। इन्होंने इग्नोर किया, और उसका खामियाजा एससी वोट, अति पिछड़ा वोट, पूरे का पूरा जो 36% जो ओबीसी समाज है वो सारे का सारा एक साइड हो गया। जाट 27% जाट है, वो अलग रह गया। 22% जो है शेड्यूल कास्ट है, तो शेड्यूल कास्ट का बट गया, जाट बट गया। ओबीसी का जो वोट था वो पूरे का पूरा आप एक तरफा गया है, और बीजेपी की जीत है। अब आप ईवीएम का रोना जो रो रहे हो, ईवीएम का रोना जब रो रहे हो, कश्मीर में तो जीते हैं। हाँ, तो आप बोलो ना कश्मीर पे भी कि वहां पे भी हम गलत हुआ है। आप ईवीएम का रोना बंद कर किसानों की कमाई आपने खाई है, मजदूरों की कमाई आपने खाई है, कांग्रेस पार्टी से कह रहा हूं मैं, और दलितों की कमाई आपने खाई है। आपका कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कोई जमीन पे बता दो दे। राहुल गांधी की पैदल यात्रा को अगर हम छोड़ दें तो इनका कोई भी कार्यकर्ता जमीन पे नहीं था। और ये इतने बड़े ख्वाब, इतने बड़े सपने देख रहे थे दिन में कि मुख्यमंत्री 2 बाप और बेटा दोनों को दोनों मुख्यमंत्री के सपने ले रहे थे। और उधर दलित महिला को, जिसका ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई प्रत्यारोप नहीं है, जिसकी 2-3 पीढ़ियां जो है वो कांग्रेस के अंदर है, कभी उन्होंने घमंड नहीं किया, कभी गोमान नहीं किया। छोटा बच्चा भी अगर चला जाए शैलजा से मिलने के लिए तो इतनी शालीनता से बात करती है, इतनी सच्चाई से वो बात करती है। उस महिला के बारे में वो खाप के चौधरियां गालियां दे रहे हैं। क्या राहुल गांधी को दिखाई नहीं दिया है? शेष नेतृत्व को इस बात को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था। अगर तब भी इनको सद्बुद्धि आ जाती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना। अच्छा, यहाँ एक अभी आपसे 2 सवाल हैं एक ही सवाल में, कि कुमारी शैलजा को अगर चेहरा बना दिया जाता सीएम का, तो क्या ये जो परिणाम आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आते? और एक तरफ जो नायब सिंह सैनी कुछ ही दिन पहले बीजेपी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, और बीजेपी की फिर से अभी दोबारा सरकार में फिर से वो मुख्यमंत्री बने, तो वो ओबीसी का चेहरा है। तो क्या भाजपा को ओबीसी का चेहरा भी फायदा कर गया उनको, और यहाँ कुमारी शैलजा का न बना पाना और ना ही किसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बना पाना? क्या कहेंगे आप? शैलजा का अपमान, और बाप बेटा मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, ये नुकसान हुआ कांग्रेस को। सीधा सीधा है कि ओबीसी जो था वो नायब सिंह सैनी का चेहरा देख करके, और मैंने कहा ना 550, अरे जिसने कभी सपने में सरपंची का सोचा नहीं हो, जिसने कभी राजनीतिक का जायका नहीं लिया हो, उनके बच्चे बैठे बैठाए सरपंच बन गए और चौधरी देखते रहे।
जो खापों के थे ना, जिसके 5 घर होते थे, अच्छा, जाटों की बात कर रहे हैं, हाँ। जाटों के, यादवों के, गुजरों के और भी ऐसे बहुत से लोग हैं। मतलब नीचे में उनको बनाया गया। हाँ, वो जो मूल अति पिछड़े को जो राजनीतिक हिस्सेदारी दी सरपंची में और ब्लॉक समिति में बढ़ाया गया, ये फायदा सीधे का सीधा जो है बीजेपी ने उठाया है। और क्यों नहीं उठाए? अगर वो अब भी हमारी मांग है, जैसे मेयर का चुनाव है, और हमारी तो इसमें भी बीजेपी के लोगों का भी मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा भाई आपको टिकट मिलेगी, आप बीजेपी में रहो। मैं कहा जो पार्टी सबसे ज्यादा मूल अति पिछड़ों को राजनीतिक हिस्सेदारी, हम उनके साथ हैं। हमने भी राजनीतिक की, आपके माध्यम से तमाम जनता को कहना चाहता हूं, हमने गोहाना जुलाना गए, हमने बीजेपी के वोट मांगे, डंके की चोट पे मांगे, क्योंकि मूल पिछड़े वर्ग का था वहां पे, कश्यप था। ठीक है, हुड्डा जी पे ज्यादा भरोसा जो है बिल्कुल नहीं कांग्रेस था। को अरे नुकसान तो पड़ गया। अगर शैलजा को चेहरा बना देते, 1.5-2 महीने पहले उसको अपूस करते, तो शायद कुछ परिवर्तन था। पूरे की मैं फिर भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन शैलजा से लोगों की आस थी, उम्मीद थी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अगर कोई हरियाणा के अंदर चेहरा है, पूरी कांग्रेस के साथ डंके की चोट पे कर रहा हूं, फिर ये कांग्रेस तो एक ही है, वो शैलजा है। बाकी सब के सब निकम्मे और नालायक हैं। तो ये कांग्रेस जो चुनाव आयोग का रोना रो रही है कि ईवीएम में खराबी है, सुप्रीम कोर्ट जा रही है, इसको क्या कहेंगे आप? नहीं, हम तो कह रहे ना, जमीन पर कोई एक काम तो दिखा दे। आपने कोई काम ही नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं, दलितों ने जो मेहनत करी थी उसका फसल काटी इन्होंने, किसानों ने जो मेहनत करी उसकी फसल काटी। इनको तो बेशर्मों को शर्म नहीं आई है। एक खिलाड़ी को जो यूं कहती थी मैं राजनीतिक नहीं हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं राजनीतिक से, जुलेना में जाके ना उसको उतार दिया। कौन था? भूपेंद्र हुड्डा था। उसको वहां पे एक बैकवर्ड का आदमी बन जाता, मूल पिछड़े वर्ग का एक आदमी विधायक बन जाता। शर्म नहीं आई जाके उसको उतार? उसके पास क्या कमी थी? उसके पास शोहरत थी, पैसा था, नाम था, सारी चीजें थी। भूपेंद्र हुड्डा और उसकी औलाद और तमाम ऐसे लोग थे, क्योंकि अगर ये ऐसे फैसले ना लेता, ये 70 टिकटें नहीं बांटता, तो हरियाणा के अंदर शायद हो सकता था इन तालिबानी आरएसएस और बीजेपी से छुटकारा मिल जाता और राहत की सांस पूरा देश लेता। हरियाणा नहीं, लेकिन नहीं चाहा। जाटाशाही, टिकाऊ, जिताऊ, ये स्लोगन इसने बना के ने अपना खुद का नाश कर लिया और हरियाणा की जनता का नाश कर लिया। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से जो हमारे साथ रामफल जांगड़ा थे और बता रहे हैं कि जो अब जो है कांग्रेस रिजल्ट आने के बाद जो ईवीएम का रोना रो रही है, लेकिन सही रूप में ये हुआ है कि अति पिछड़ों को वहाँ टिकट नहीं दी गई। 16 विधानसभाओं पे इन्होंने दावा किया था, लेकिन जो है इनकी नहीं सुनी गई। और जिस प्रकार से लोकसभा में जातीय जनगणना का मुद्दा था, संविधान का मुद्दा था, सबकी हिस्सेदारी की बात थी, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने छोड़ दिया और विधानसभा में इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लेकिन कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस अभी भी चुनाव आयोग के पास जो है अपनी एक तरह से गुहार लगा रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। तो हमने अभी इनसे बातचीत की। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।